मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स पेपर 1 का अगला क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का विकास क्यों हुआ, इसके इतिहास के बारे में पढ़ा और यह हमने पाया कि कुछ ऐसे प्रयोग थे जिनको क्लासिकल थियरी नहीं समझा पाई और इसलिए वैज्ञानिकों को एक नई थियरी का विकास करने की आवश्यकता हुई, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स नाम दिया गया। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें कि पहला इफेक्ट था कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन वितरण वक्र। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। आज हम पुनः इसी वक्र को एक बार डिस्कस करके इसकी मेन पॉइंट्स को, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता वितरण वक्र जैसा इस चित्र में मैंने खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। एक्स अक्ष पर हमने तरंग दैर्ध्य लिया मीटर में और वाई अक्ष पर हमने उत्सर्जन क्षमता लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास के बीच में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यह हमने कृष्णिका विकिरण का स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता वितरण वक्र खींचा। हमने कृष्णिका को अलग अलग टेम्परेचर 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन और 7000 केल्विन पर ऑब्जर्व किया। इस ग्राफ में हमने देखा कि चाहे हम किसी भी टेम्परेचर पर कंसीडर करें, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो एमिट आउट होते हैं ब्लैक बॉडी से, उनका तरंग दैर्ध्य के साथ जो वेरिएशन है वो हम देख रहे हैं कि पूरे कर्व पर कॉन्टिन्यूअस है। इसी चीज़ को हम अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं यही हमारे कृष्णिका विकिरण के कृष्णिका ऊर्जा विकिरण वक्र की कुछ खास विशेषताएं हैं। अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं इस वक्र को देखकर कह सकते हैं कि किसी भी एक नियत ताप पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है तरंग दैर्ध्य का, उसके साथ वेरिएशन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। किसी भी वक्र को हम ऑब्जर्व करें, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन, 6000 केल्विन एंड 7000 केल्विन, all the emitted energy is continuous with respect to wavelength. Similarly, अगर मैं दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करूं तो मैं ये देखती हूँ कि किसी भी एक टेम्परेचर को हम ले लें, चाहे हम 4000 केल्विन या 5000 केल्विन या 6000 केल्विन या 7000 केल्विन, किसी एक नियत ताप पर हम यह ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है जैसे जैसे हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ाते हैं। तरंग दैर्ध्य के एक निश्चित मान के पश्चात तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान घट जाता है। अगर मान लो हम एक बार फिर से इस ग्राफ को देखें तो हम देख सकते हैं कि जब हमने टेम्परेचर को कृष्णिका के टेम्परेचर को 4000, 5000, 6000 और 7000 किया तो हमने क्या देखा कि 4000 पर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लैम्डा एम का मान जो है वो कम है एज कंपेयर टू 7000 केल्विन। मैं फिर से इस कर्व को एक बार प्रदर्शित करूं तो आप देख सकते हो 4000 केल्विन के करस्पॉन्डिंग मैंने लैम्डा एम 4 का मान लिखा है और 7000 केल्विन के करस्पॉन्डिंग लैम्डा एम 1 का मान लिखा है। उत्सर्जन ऊर्जा जो है वो तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिस पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ताप के साथ लैम्डा एम का मान घटता जा रहा है। ऐसे ही अगर हम कंसीडर करें, इसी की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं उत्सर्जित विकिरण तीव्रता का मान भी बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा एम 1 का मान ई लैम्डा एम 4 से कहीं बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ई लैम्डा का मान बढ़ता है। और भी अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करें तो हम देख सकते हैं कि यदि हम इंडिविजुअली हर टेम्परेचर को कंसीडर करें, लाइक 4000 केल्विन, 5000 केल्विन और 6 और 7000 केल्विन, व्हाटएवर यू लाइक, किसी भी वक्र के अनुदिश जो भी एरिया क्षेत्रफल कवर किया हुआ है वह क्षेत्रफल जो है वही हमारा उस कृष्णिका से उस नियत ताप पर उत्सर्जित कुल विकिरणों की ऊर्जा को व्यक्त करता है। हम डायरेक्टली भी किसी भी एक टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग लैम्डा और
उत्सर्जन क्षमता में खींचे हुए वक्र का यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो वह उस टेम्परेचर पर कृष्णिका से उत्सर्जित कुल विकिरणों की ऊर्जा का मान हमें दे देता है। अब हम कंसीडर करेंगे कि ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसका क्या लॉज है, किस नियम पर वो आधारित है। जैसा कि हम पहले कंसीडर कर चुके थे कि ब्लैक बॉडी हमारा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे जिनको क्लासिकल थियरी नहीं समझा पाई। इसलिए ब्लैक बॉडी एमिशन स्पेक्ट्रम जो था उसके लॉज को जब स्टीफन्स, बीन्स इत्यादि वैज्ञानिकों ने समझाने का प्रयास किया तो उनका जो बेसिक थियरी थी दैट वाज बेस्ड ऑन द क्लासिकल थियरी। वीन बोल्ट्जमैन का नियम जो है वो क्या कहता है कि किसी भी ताप पर कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित कुल विकिरणों का मान कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती है। यदि मान लो हम ये कंसीडर करें कि कुल जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं यदि वो हमारे ई के बराबर है तो जिस वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य परास में मान लो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक की तरंगदैर्घ्य अवेलेबल है तो उस स्थिति में जो उत्सर्जित ऊर्जा है या उत्सर्जित विकिरण है उनका मान कृष्णिका का परम ताप के चौथी घात के T4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास ई लैम्डा जो डी लैम्डा है ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड तरंगदैर्घ्य रेंज वेवलेंथ रेंज लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य जितने भी हमारे विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। सिग्मा जो है वो है हमारा स्टीफन्स कांस्टेंट, ये एक नियतांक है। इसका मान 5.6697 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन 4 होता है। T जो है वो हमारा ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, कृष्णिका का परम ताप है। इसी कृष्णिका को वीन्स ने भी एक्सप्लेन किया था अगेन बाय द बेसिस ऑफ क्लासिकल थियरी। उसको हम वीन्स का विस्थापन नियम कहते हैं। वीन के विस्थापन नियम में हमने देखा कि अधिकतम उत्सर्जित विकिरण तीव्रता के संगत, उस कर्व को अगर हम एक बार फिर से रिकॉल करें तो अधिकतम उत्सर्जित विकिरण तीव्रता के संगत जो तरंगदैर्घ्य का अधिकतम मान है लैम्डा एम का जो मान है वह हमारी कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मायने है? अर्थात जैसे जैसे कृष्णिका का ताप बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा एम का मान घटता है। एक बार फिर से अगर हम इस कर्व को वापस ऑब्जर्व करें तो हमें ये चीज़ फिर से क्लियर कर दिखती है, जिसको कि मैंने रेड लाइन से इंगित किया हुआ है। लैम्डा M1 इज स्मॉलर देन लैम्डा M4। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली नाउ। वीन डिस्प्लेसमेंट में हमने कंसीडर किया था कि जो लैम्डा है हमारे पास वह कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T और लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये कांस्टेंट के बराबर है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कि यह हमारा वीन्स कांस्टेंट कहलाता है और इस नियम को हम वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। वीन कांस्टेंट भी एक नियत मान है जिसका मान 2.892 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। उसी प्रकार वीन का विकिरण नियम भी कृष्णिका के उत्सर्जित विकिरणों को समझाता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थियरी। वीन्स रेडिएशन लॉ क्या कहता है? वीन्स रेडिएशन लॉ में जो बेसिकली वीन ने कंसीडर किया उसमें उसने क्लासिकल थियरी को बेसिस माना, अर्थात वीन ने कंसीडर किया कि चिरसम्मत विद्युत चुंबकीय और ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर किसी भी ताप पर कृष्णिका में जो उपस्थित आणविक दोलक हैं उनसे कृष्णिका के अंदर जितने भी दोलक उपस्थित हैं उनसे तरंगदैर्घ्य रेंज लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में उत्सर्जित विकिरणों का यदि हम ऊर्जा का मान लिखें तो जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू a/λ⁵ एक्सपोनेंशियल ऑफ -b/λ t इंटू डी लैम्डा।
इसके डेरिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम इसका डेराइव भी कर सकते हैं। हमने इसलिए इस एक्सप्रेशन को, इस रिजल्ट को डायरेक्टली यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। इसमें हमारे पास ये जो A है और ये जो B है ये हमारे कांस्टेंट है। वीन्स रेडिएशंस जो लॉ है ये हमारा एनर्जी एमिसिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सिर्फ लोअर वेवलेंथ रेंज में ही एक्सप्लेन कर सकता है। या तो हम ये कहें कि लोअर वेवलेंथ रेंज में एक्सप्लेन कर सकता है या हायर फ्रीक्वेंसी रेंज में ही एक्सप्लेन कर सकता है, एज वी नो दैट द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब हम कंसीडर करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा हायर वेवलेंथ रीजन में इस कर्व को रिट्रेस नहीं कर पाता। अगर हम लोअर वेवलेंथ रीजन की बात करें, इसका मतलब जब हमारा लेमडा अप्रोच करता है 0 को, हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या मिला था, A अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ B अपॉन लेमडा t। इस इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है 1 अपॉन लेमडा की पावर 5 और दिस होल एक्सपोनेंशियल टर्म, this exponential term is more dominating as compared to this lambda upon 5। इसलिए जब हम लोअर वेवलेंथ रीजन में कंसीडर करते हैं तो हमारा एज लैम्डा टेंडिंग टू 0, दिस एक्सपोनेंशियल टर्म इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। एज लैम्डा टेंडिंग टू 0, दिस बिकम्स minus infinity or 1 upon exponential infinity. 1 upon exponential infinity will give you 1 upon infinity and it will approaches to 0 because एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो हमारी मोर डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू A अपॉन लेमडा की पावर 5। सो एज लेमडा इज अप्रोचेस टू 0, योर E lambda D lambda is also approaches to 0. But now we consider what about at the higher wavelength region. At the higher wavelength region, the temperature can also be increases up to a higher value. For example, if we consider corresponding to temperature T is equal to infinity, यदि हमारे पास कृष्णिका के परम ताप को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं तो उस स्थिति में इस टर्म में अगर हम देखें तो जैसे ही लेमडा हमारा इन्फिनिटी होता है, सॉरी टी हमारा इन्फिनिटी होता है, हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, एज टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, e raised to the power 0, e raised to the power 0 will give you 1. In that case your E lambda D lambda is a finite value. That means even if the T is infinity, still the emitted energy is finite, and this is again in the contradiction result with the experimental observations. So this Wien's radiation law is only applicable for the lower wavelength region, not for the higher wavelength region. So this is the basically one drawback on this Wien's radiation law. After this Wien's, the another scientist Rayleigh and Gill also considered to explain the blackbody radiation curve on the basis of again classical theory. रेलेजेस जीन्स ने जब कृष्णिका के से उत्सर्जित विकिरणों के वितरण वक्र को क्लासिकल थियरी के बेसिस पर समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने कंसीडर किया कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की उपस्थिति को मानकर ऊर्जा के इक्विपार्टीशन के लॉ को लगाकर कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वक्र को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कंसीडर किया कि अप्रगामी तरंग के प्रत्येक दोलन विधा की औसत ऊर्जा समान होती है और वह ऊर्जा एवरेज एनर्जी जो है वो हमारी kb t के बराबर होती है, जहाँ kb जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन नियतांक है। यदि मान लो हम तरंग दैर्ध्य लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा के मध्य यदि हम एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो रेलेजेस जीन ने इससे फिर से एक समीकरण व्युत्पन्न किया, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 k इंटू टी इंटू डी लैम्डा।
फिर से अगर इस ऑब्जर्वेशंस को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि रेलेजेस जीज इज ऑल्सो able to explain this distribution, energy distribution curve only for the higher wavelength region. This is unable to explain the radiation distribution curve at the lower wavelength region. Initially, when we considered that the lambda is tending to infinity, that means we are talking about the higher wavelength region. When lambda this lambda is tending to infinity, this 8 pi upon lambda is tending to 0. So our initially black body radiation distribution curve shows that at any temperature, when lambda is approaches to infinity, your experimental curve is also decreases. But what about at the lower wavelength region? When we consider for the lower wavelength region that lambda is tending to 0, your E lambda become infinity, and this result E lambda become infinity experimental observations या जो हमें distribution curve मिला है इसके ये contradictory है. So दोनों ही results जो हैं, चाहे वो वीन्स का रेडिएशन लॉ था, चाहे वो रेले-जीज का रेडिएशन लॉ था, दोनों से ही हमें रॉन्ग कंक्लूजन्स मिले कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ब्लैक बॉडी का, उसको क्लासिकल थियरी के बेसिस पर नहीं समझा सकते. दोनों में से यदि किसी एक का भी रिजल्ट, दोनों को अगर हम मिला दें लेकिन दोनों की बेसिक थियरी में भी डिफरेंस था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरे कर्व को एक्सप्लेन किया जा सकता था. लेकिन क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि दोनों ही वैज्ञानिकों ने जब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन किया, उनका जो बेसिस था दैट वाज बेस्ड अपॉन द क्लासिकल थियरी. और इस डिफ़िकल्टी को बाद में साइंटिस्ट प्लैंक ने रिजॉल्व किया और उन्होंने कंसीडर किया रादर देन द क्लासिकल थियरी. उन्होंने इस डिफ़िकल्टी को कैसे रिजॉल्व किया? उन्होंने कहा कि जो क्लासिकल आइडिया है उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा और उस क्लासिकल आइडिया की बजाय हमें इसमें क्वांटम एस्पेक्ट को लगाना पड़ेगा. तो क्लासिकल आइडिया क्या था? हालांकि मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था, पर आज अपन एक बार फिर से इस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं. क्लासिकल आइडिया या क्लासिकल थियरी क्या कहती है कि हम ये जानते हैं कि जितने भी पार्टिकल इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी पार्टिकल्स में म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है. जब म्यूचुअल इंटरैक्शन होता है तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें तो कोई भी वस्तु जो है वो अगर एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है, इसका मतलब देयर इज अ सम म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज. उस स्थिति में जो क्लासिकल थियरी है वह हमें क्या बताती है कि जो एनर्जी का एक्सचेंज है रेडिएशंस और मैटर के बीच में वो कॉन्टिन्यूअस है. लेकिन नया आइडिया जो है, नई जो थियरी है जिसको हमने नाम दिया था क्वांटम थियरी या क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें हम कंसीडर करते हैं कि रेडिएशन और मैटर के बीच में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वह डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है. प्लैंक ने इसी के बेसिस पर इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया. उसी बेसिस पर इसका नाम कहा गया कि यदि हम प्लैंक के क्वांटम कॉन्सेप्ट को कंसीडर करें और रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन करें, उसके लिए हमारे को एक और चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि जब प्लैंक ने क्वांटम कॉन्सेप्ट लगाया था इस रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसने कुछ एजम्पशंस को, कुछ अवधारणाओं को कंसीडर किया था. कुछ अवधारणाओं को जो कंसीडर किया था, हालांकि वो सारी की सारी अवधारणाएं क्वांटा पर बेस्ड थी, तो उसने कंसीडर किया कि जो भी हम ब्लैक बॉडी कंसीडर करते हैं, जो भी हम ब्लैक बॉडी लेते हैं, हमें यह मानना पड़ेगा कि कृष्णिका जो है वह पूरी की पूरी कृष्णिका में आणविक आकार के सरल आवर्ती दोलक हैं. अर्थात हम कह सकते हैं होल ब्लैक बॉडी इज फिल्ड अप विद द
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरी अवधारणा प्लैंक ने कंसीडर करी कि इस ब्लैक बॉडी में जितने भी ऑसिलेटर्स हैं वो सभी ऑसिलेटर एक निश्चित आवृत्ति से दोलन करते हैं। तीसरी अवधारणा प्लैंक ने कंसीडर करी कि जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ऑसिलेटर्स के बीच में वह एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि एनर्जी का एक्सचेंज कुछ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज के साथ ही हो रहा है। दैट मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है एनर्जी का चेंज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल यूनिट, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी। और यूनिट ऑफ एनर्जी जो है जिसको हम ई से कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं दिस ई इज द क्वांटम ऑफ रेडिएशन। डिस्क्रीट वैल्यूज आर टू बी कंसीडर्ड एज 0, h nu, 2h nu, 3h nu up to nh nu. H nu is the energy of one quanta, energy of one photon. This one quanta energy of a photon is shows the name of this branch, quantum mechanics. In this energy form, in this energy 0, h nu, 2h nu, these are the discrete value or these are the integral multiple of h nu. This h is considered as Planck constant. The value of this Planck constant is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 joule second. So the basically if we are trying to write down this expression as a mathematical expression, directly we can write down that the En is equal to nh nu, whereas n is an इंटीजर। n की वैल्यू हमारी 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। जो क्वांटम ऑफ रेडिएशन है उसको हम क्या कहते हैं? द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कंसीडर्ड एज फोटोन। दिस फोटोन एनर्जी इज ओनली डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, नॉट इन द इंटेंसिटी, बिकॉज अगर हम इसी चीज़ को क्लासिकल थियरी में कंसीडर करें तो क्लासिकल थियरी कहती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में दिस फिनोमिनन that the photon energy depends only upon the frequency, not on the intensity, is in the contradiction with the classical theory. Further क्वांटा अवधारणा प्रस्तुत करी प्लैंक ने कि जो फोटोन है वो सदैव प्रकाश के वेग के बराबर वेग से गति करता है। यदि मान लो हम आइंस्टाइन के मास एनर्जी इक्वेशन को कंसीडर करें, जिसमें मैं ये मान लूँ कि फोटोन का मास m है, तो इस मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं h nu इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन और mc स्क्वायर इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ particle. So the mass of the photon m is equal to h nu upon c square, where h nu is the energy of a photon, c is the velocity of light. Similarly, if we calculate the momentum of a photon, the momentum of photon is represented by p is equal to mc. हम जानते हैं संवेग क्या होता है? किसी भी कण का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। हमने यहाँ भी वही किया। p इज इक्वल टू एम सी, m की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी जो मैंने निकाली थी अभी, h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। सो आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ h न्यू अपॉन सी स्क्वायर फ्रॉम देयर टू देयर, h न्यू अपॉन सी स्क्वायर एंड c, सो इट इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c. The last point or last aspect of the Planck theory is considered that the motion of photon does not affected by the electric or magnetic field. फोटोन्स की जो गति है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का फोटोन की गति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंसीडर करेंगे कि प्लैंक रेडिएशन लॉ जो था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी हमें मिलता है वो किस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंप्लीट वेवलेंथ रीजन में एक्सप्लेन कर सकता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट क्लास.
ओके, थैंक यू।